नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, एक एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लैब कोर्स 2 का एक बहुत बेहतरीन सा प्रैक्टिकल लेके आज आपके साथ आया हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ इम्बाइबिशन प्रेशर ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सीड्स। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इम्बाइबिशन होता क्या है। तो इम्बाइबिशन का लिटरल मीनिंग जो होता है उसे हम हिंदी में ऐसे अधिशोषण कहते हैं, क्योंकि सरफेस पे जब कभी भी पानी रहता है किसी भी चीज के, तो पानी या कोई भी हम दूसरे भी विलायक को ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में चीजों का आदान प्रदान होता है। जैसे रबर को हम केरोसिन तेल में डाल देते हैं तो फ्रेजाइल हो जाता है। बारिश के दिनों में आप देखें दरवाजे बड़े हो जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह ये, तो ये दरवाजे बड़े हो जाते हैं क्योंकि पानी से फूल जाता है। चट्टानों में कई बार जड़ें आ जाती हैं जो सूख के फिर बाद में इसको क्रैक कर देती हैं, और जब बीज जब जर्मिनेट होता है तो जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है। ये सब का उदाहरण आपका इम्बाइबिशन का प्रेशर ही होता है। तो हम उसको किस तरह से मेजर करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और डिफरेंट कैटेगरीज या ई होगा, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं, तो हम उन बीजों में कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इम्बाइबिशन है क्या। तो इम्बाइबिशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास आता है कि यह एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन और कैपिलरी का प्रोसेस है। डिफ्यूजन कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें रैंडम काइनेटिक मोशन होता है, अधिक सांद्रता से कम और कम सांद्रता से अधिक किधर भी वाटर पोटेंशियल में मूवमेंट हो जाती है। और दूसरा बात है केश नलिका, जिसे हम लोग कैपिलरिटी या केश नलिका कहते हैं। ये दो मुख्य बातें हैं जिसमें पानी को एडजॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब में और एडजॉर्ब में ही अंतर है कि सतह पर जब पानी का अवशोषण हो तो उसे हम एडजॉर्ब कहते हैं, और वो भी किसके द्वारा, सॉलिड जो कोलाइडल हैं, कोलाइड्स मतलब जो टिंडेल का इफेक्ट वगैरह दिखाते हैं, और जिसके कारण उनकी इनॉर्मस वॉल्यूम बढ़ जाए। इसलिए हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इम्बाइबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन और कैपिलरिटी व्हेन वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉलिड कोलाइड्स causing an enormous increase in the volume। अब जैसे हमने कहा बीज हैं या फिर सूखे हुए जो लकड़ियां होती हैं, तो ये जब कभी भी पानी को एब्जॉर्ब करती है, हम लोग कॉमन बोलचाल में एब्जॉर्ब बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एडजॉर्ब शब्द का ही आपको बार बार उपयोग करने के लिए कहेंगे। और वाटर के अलावा कोई भी दूसरा भी सॉल्वेंट हो सकता है ना। जैसे हमने कहा आपको मिट्टी तेल में मिट्टी तेल या किरासन तेल में हम लोग डाल देते हैं किसको, रबर को, तो देखते रबर टूटने लगता है। तो इम्बाइबिशन की क्रिया वहां आ रही है। तो इम्बाइबिशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन, फिर वही किताबों में एब्जॉर्प्शन है लेकिन इसको ज्यादा उचित क्या होगा, एडजॉर्प्शन बोलना, बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइडल। हाइड्रोफिलिक जो जल से स्नेह करते हैं वैसे कोलाइडल। अब जैसे कोई भी होगा, जैसे ड्राई सीड्स की बात हम कर रहे हैं, जर्मिनेशन के पहले रबर की हम बात कर रहे थे, तो रबर इम्बाइबेंट होगा, बीज इम्बाइबेंट होगा। जो भी सॉलिड चीजें हैं उनको हम इम्बाइबेंट कहेंगे, और जो लिक्विड या जो भी सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट बोलना गलत होगा क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन नहीं बनता है, और ऑस्मोसिस में हमेशा हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि जब भी किसी दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को या सॉल्वेंट को हम अलग करते हैं, तो जब तक आइसोटोनिक नहीं होता है ऑस्मोसिस की क्रिया चलती रहती है, और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए इम्बाइबिशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इम्बाइबिशन इज ए फिजिकल प्रोसेस वेयर देयर इज एडजॉर्प्शन ऑफ इम्बाइबिटी बाय इम्बाइबेंट। और इसको बर्गर स्टीन ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने सॉलिड और एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहना गलत होगा, लिक्विड कहना ज्यादा उचित होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, इनका डिफरेंट इम्बाइबिंग कैपेसिटी होता है। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि प्रोटीन जो है उसकी बहुत हाई इम्बाइबिंग कैपेसिटी होती है, किसकी तुलना में, स्टार्च। और
उससे कम होती है सेलुलोज की। इसीलिए हम लोग प्रोटीन की जो पी सीड से जो स्वेल कर जाते हैं बहुत तेजी से, किसकी तुलना में? वीट के सीड से, स्टार्च की सीड से, चावल की सीड से। एक और मैं आपसे यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि कभी आपने देखा है जब कभी भी कोई हम लोग दाल को फूलने के लिए, चना को या मटर को जब हम फूलने के लिए पानी में डाल देते हैं तो ये स्वेल करता चला जाता है। और इसके स्वेलिंग की एक बड़ी मजेदार बात क्या होती है कि इसका जो बाहरी आवरण होता है, ये बाहरी आवरण जिसको हम लोग सीड कोट कहते हैं प्राय, ये कई बार फट जाता है। बताइए क्यों? ये अंदर का प्रोटीन है और ये बाहर का क्या है? स्टार्ची सीड कोट है। तो प्रोटीन ज्यादा जब चूंकि इम्बाइबिशन लेता है, इसकी इम्बाइबिशन रेट ज्यादा होती है स्टार्च की तुलना में, इसीलिए सीड कोट एज इट इज रह जाता है टेस्टाटेक में, और वो कई बार फट जाते हैं और प्रोटीन फूल के बड़ा हो जाता है। छोले वगैरह में अक्सर आप जब बनाते हैं तो इस कंडीशंस को देखे हुए हैं। तो ये बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी था कि हम आगे की प्रैक्टिकल को इसी बेसिस पे समझेंगे। तो मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा था कि जब कोई पदार्थ, जैसे कोई भी सब्सटेंस को जब हम लोग रख देते हैं पर्टिकुलर लिक्विड में, अब लिक्विड को हम इम्बाइबेटिव बोल रहे थे और जो भी पदार्थ था उसको इम्बाइबेंट बोल रहे थे, तो वो फूल जाता है। इसके लिए हमने आपसे पहले ही कहा, सूखी हुई लकड़ी है, सूखी ही बीज है, जब कभी भी इसको पानी में हम रखते हैं तो पानी से ये पानी को क्या करता है? एडजॉर्ब करता है और अपनी वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो हम जो सब्सटेंस हैं, जो इम्बाइबेंट हैं, जो फूल रहे हैं और जो उनके अंदर जा रही है लिक्विड, उसको हम इम्बाइबेटिव बोलते थे। और ये क्रिया ही कहलाती है क्या चीज? इम्बाइबेशन। इसलिए यहाँ पे सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द इम्बाइबिंग एंड इम्बाइबेड सब्सटेंस। जो भी इम्बाइबिंग और इम्बाइबेड जो सब्सटेंस है उनके बीच में कोई कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा और उसी फोर्स को हम इम्बाइबेशन या इम्बाइबेंट कहते हैं। तो जनरली इम्बाइबेंट जो होते हैं वो प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, और जैसे हमने आपसे कहा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, सब कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव है। तो which have strong attraction towards water, पानी में बड़े जल्दी ये अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। और फैट जो है स्टार्ची, जो ऑयली सीड होगा वो सबसे कम करेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इम्बाइबिशन प्लांट में क्यों होता है? ये आप प्रैक्टिकल के लिए, आप इसको मैं थ्योरी के लिए आपको समझा रहा हूँ, अभी उसके प्रैक्टिकल पे आएंगे हम। तो इम्बाइबिशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा और रूट की मदद से, और हायर प्लांट में इम्बाइबिशन जो वाटर का होता है वो सेल वॉल और रूट हेयर से चला आता है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट ऑफ हायर प्लांट इज द इम्बाइबिशन। सबसे पहले इम्बाइबिशन की क्रिया घटित होती है। क्यों घटित होती है? हमने आपसे कहा ये एडजॉर्प्शन का केस है। तो आप कहेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है? तो साथियों, जो सरफेस पे होगा वो होगा एडजॉर्प्शन, और इसके बाद इन दो कोशिकाओं के बीच में जो पानी मूव करता है तो दो तरह से मूव करता है। एक होता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट, जिसमें कि ये निर्जीव चीजों से पानी चला जाता है, और एक होता है सिम्प्लास्टिक, जिसमें सजीव चीजों से, अर्थात अब आप यहाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, अगर ये सेल से इस सेल से इस सेल से ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा पानी मूव करेगा, लेकिन कई बार कैपिलरिटी के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस से भी मूव कर जाता है। तो हम इसको सिम्प्लास्ट और इसको एपोप्लास्ट बोल रहे थे। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशंस होंगी तो सबसे पहले जो घटना यहाँ घटेगी, ये सब तो पूरी अंदर की चीजें तो ऑस्मोसिस हो रही है, लेकिन ये सरफेस पे जो सबसे पहली घटना घट रही है इस जगह पे, तो ये घटना क्या है? ये एब्जॉर्प्शन है, जो सबसे पहली घटना इम्बाइबिशन से लाते हैं। इसलिए इम्बाइबिशन ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई सीड्स के लिए। जब वो जर्मिनेट करते हैं तो पानी का अवशोषण, सीड का जर्मिनेशन, और इतना ही नहीं, जब कभी भी इम्बाइबिशन होगा तब वहां पे जमीन को फाड़ते हैं तब अंकुरण होती है। इसलिए इम्बाइबिशन एक प्रेशर भी डेवलप करता है, जिस प्रेशर को हम इम्बाइबिशन प्रेशर या इम्बाइबिशनल प्रेशर
कहते हैं। तो इसको मेजर करने का ये थ्योरेटिकल पार्ट था, आप थोड़ा सा समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि वाटर का या कोई लिक्विड का या इम्बाइबेटी का इम्बाइबेंट के अंदर जाना और वो कैपिलरी या डिफ्यूजन के द्वारा और उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देना, ये इम्बाइबिशन की सबसे इंपॉर्टेंट घटना हो रही। चाहे तो इतने छोटे में आप इसका थ्योरी लिख सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमको एक बॉटल चाहिए, उसमें एयर टाइट कॉर्क होना चाहिए, और वो जो फिट करेंगे उसके नीचे एक पॉइंटर अटैच होना चाहिए, और वो पॉइंटर के साथ एक कॉर्क बॉटल का कॉर्क भी होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए जो स्टैंड से अटैच होगा, वाटर होना चाहिए, और जो भी आप सीड ले रहे हैं, जैसे आपने प्रोटीनेशियस सीड की बात करी, आपने लिपिड सीड की बात करी, आपने स्टार्ची सीड की बात करी, तो जैसे यहाँ आपने राइस सीड लिखा है, लेकिन अगर राइस ना मिले तो व्हीट पे काम चला लीजिए, वो ना मिले तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं मेज वगैरह से काम चला लीजिए। सरसों हमने मस्टर्ड सीड यहाँ लिखा है सरसों, लेकिन अगर सरसों नहीं मिल पा रही है तो आप इसके जगह कोई दूसरे सोयाबीन वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे चना है, मटर है, मूंग है, सब हम लोग ग्राम के सीड के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों बीजों को हम चाहे तो डायरेक्ट इम्बाइबिशन के तौर पे यूज करें, क्योंकि अभी हमें इसकी इम्बाइबिशनल प्रेशर तीनों की मेजर करनी है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि बॉटल में जो हम लोग लिए हुए हैं उसमें हम लोग पानी को उड़ेल देते हैं, और हम इसमें फ्यूज सीड्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सिर्फ आपको इम्बाइबिशन देखना है तब फ्यूज सीड्स लीजिए, अदरवाइज बराबर मात्रा में आप तीनों बीज को रख लीजिए और उसकी पूरी सरफेस तक पानी को भर दीजिए। किसमें, ये पहले मैं आपको चित्र दिखाऊं जिसके अंदर लेना है। देखिए ये वाटर बॉटल है, इसके अंदर ये हम लोग सीड्स रखे हैं, ये सीड्स हैं, और ये पूरे यहाँ तक पानी हमने भर के रख लिया है, ये जगह पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर एक हम लोग डिस्क लगा रखे हैं, है ना, ये जो है वो डिस्क है, ये देखिए, ये दूसरे कलर से दिखाता हूँ ज्यादा स्पष्ट दिखेगा, ये जो है वो डिस्क है, ये गोल सा जो दिखाई दे रहा है, और इसके बीचों बीच एक हैंडल लगी हुई है, और ये हैंडल, ये ऊपर में भी एक डिस्क लगा हुआ है, और इसको हम लोग एक मीटर से जोड़ दिए हैं, और ये बड़ा फ्रीली मूव करता है। अब ये बताइए, जैसे ये इम्बाइबिशन होगा तो ये डिस्क कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये भी ऊपर या नीचे मूव करेगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये डिस्क अगर ऊपर जा रही है तो इसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होगा। और इसमें देखिए ग्रेजुएशन की हुई है, 0, 1, 2, 3, तो हम देख रहे हैं कि ये 0 से यहाँ तक विस्थापित हुआ है। ये विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी 1, 2, 3 इस तरह से हैं, तो शुरू में हम इसको 0 पर सेट करके रखते हैं, और इसमें हम तीनों बीज की बराबर बराबर मात्रा, तीनों मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, आयली सीड्स हो, प्रोटीनेशियस सीड हो, हम तीनों को बराबर बराबर मात्रा में बराबर बराबर समय के लिए बराबर बराबर पानी डाल के हम छोड़ देते हैं। पानी इतना डालें कि ये लेवल बराबर रहे, ताकि इसके ऊपर डिस्क, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, इसके ऊपर ये लोग इम्बाइब करके प्रेशर लगाएं और हमको यहाँ प्रेशर ज्ञात हो जाए। यही मुख्य बात है, क्योंकि देखिए इम्बाइबिशनल प्रेशर को हम लोग रो जी एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रो यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम यहाँ पानी यूज कर रहे हैं, उसका डेंसिटी 1 होता है। पानी की जगह आप जो भी यूज करेंगे उसकी डेंसिटी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। और चूंकि ये क्रिया गुरुत्वाकर्षण बल के फोर्स के अगेंस्ट में हो रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का मान भी उतना ही हम मान के चले 9.8 जो एसआई यूनिट में है। अगर आप सीजीएस में पढ़ रहे हैं तो फिर आप इसको 980 आदि पढ़ सकते हैं। और एच का मतलब हाइट है। तो देखिए हमने यहाँ ग्राम सीड, मस्टर्ड सीड, राइस सीड लिया है। आप चाहें तो इसके लिए पी सीड ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, प्रोटीन के लिए, ऑयल के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए आप अलग अलग बीज को ले लिए हैं। तो जो अब हमारा जो ये पहले का जो चित्र था, ये तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि
हम डिस्क को जस्ट ओबव द हम लोग सीड सेट कर लिए। अब पॉइंटर को 0 पे हम स्केल में बराबर रख लिए और इसको हम सेट करके एक्सपेरिमेंट, जब कॉलेज से हम लोग शाम को जाने लगते हैं तो इसको छोड़ के जाएंगे लेकिन सावधानी रहे कि आप छोड़ के गए बीज और पता चला रात को चूहा आके खा गया तो तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए इस तरह का इंतजाम करके जाइए कि चूहे ना आए, है ना। नहीं तो आप बराबर बराबर मात्रा में सब दिए और लेके चले गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात पे, और विशेष रूप से आप ध्यान देंगे क्योंकि रात भर आप एक्सपेरिमेंट को छोड़ के जा रहे हैं। या ज्यादा अच्छा है कि आप उस दिन तकिया वगैरह लगाइए, लैब में ही सोइए, है ना। ओवरनाइट जब आप सो जाते हैं तो पॉइंटर क्या होगा, डाउन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि डिस्क जो है, मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि पॉइंटर नीचे तभी जाएगा जब डिस्क ऊपर जाएगा, ऊपर तभी जाएगा जब वहां इम्बाइबिशन हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सीड जो है वो फूल गए हैं, स्वेलन हो गए हैं। और ये क्यों फूले, क्योंकि बीजों में हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंस जो था, अब जैसे ग्राम सीड हम लिए थे, अब इसके जगह मस्टर्ड भी ले सकते थे, हम जो भी सीड ले रहे हैं, और इम्बाइब वाटर को लिया इसलिए वो फूल गया। अब उनके जो भी साइज में फूलने की जो क्रिया हुई, इम्बाइबिशन की क्रिया हुई, तो उनकी साइज बढ़ गई, और उनकी साइज जब बढ़ी तो उसने एक प्रेशर डेवलप किया जिसके कारण वो डिस्क को ऊपर की तरफ धक्का दिया। कई बार आप अपने घर में भी देखते हैं इस चीज को कि मम्मी ने कटोरे में, भगोने में, जिसमें भी चना या मटर रख के रात भर छोड़ दिया है और ऊपर ढक्कन रख दी है, रात को अचानक गिर जाता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। चना, मटर, मसूर जो भी फुलने के लिए अगले दिन सब्जी बननी है तो रात को फुलाया जाता है। तो बस वही चीज है यहाँ पे। तो पॉइंटर नीचे की तरफ इसीलिए बढ़ गया है। इस एक्सपेरिमेंट को तो हम लोग चर्चा किए ही थे। अब इन तीनों में हमने आपसे यहाँ जो चर्चा की थी, 12-12 घंटे हम लोग इसको छोड़े हैं। तो हमारा जो भी इनिशियल रीडिंग, मान लीजिए हमने यहाँ पे इनिशियल रीडिंग में कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे क्या मानेंगे इनिशियल रीडिंग में, तो इनिशियल रीडिंग में मान लीजिए आपने शुरू में इसको 0-0 पे सबको सेट किया था, तो ये भी 0 था, ये भी 0 था और ये भी 0 था। तो फाइनल रीडिंग 12 घंटे के बाद आप जब मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनल रीडिंग इनका कुछ ना कुछ आएगा। अब हो सकता है ए आए, हो सकता है बी आए, हो सकता है सी आए, है ना। कुछ ना कुछ तो उसकी फाइनल रीडिंग आएगी। तो हम लोग किसकी रीडिंग सबसे ज्यादा पाएंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, ए संख्या तक बढ़ा, ये बी संख्या तक बढ़ा, ये सी संख्या तक बढ़ा। तो 0 में से हम दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो ये तीनों का तीनों मान अलग अलग आएगा। ये ए के बराबर होगा, ये बी के बराबर होगा, ये सी के बराबर होगा। कहने का मतलब जो हमारा वो जो था, ये शुरू में हमने इसको 0 पे सेट किया था। अब शुरू में मान लीजिए एक में 2 पॉइंट समथिंग, एक 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह से जो डिफरेंस आएंगे उसको हम यहाँ डिफरेंस मान रहे हैं। 2.1, 2.2, 2.3 जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है, हम ये पाएंगे कि जो प्रोटीन के सीड हैं, जैसे ये सीड है, इसका सबसे ज्यादा मिलेगा और मस्टर्ड सीड का मेरे ख्याल से सबसे कम मिलना चाहिए, क्योंकि ये उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब मॉडरेट आएंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो इस तरह से जब आप इसकी चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। आप चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं हिस्टोग्राम में कि ये इतना बढ़ा, दूसरा इतना बढ़ा और तीसरा जो था वो सबसे ज्यादा है। तो आप चाहें तो इन तीनों का जो वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए और ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये 0-0 पे यहाँ पे सेट हो गया। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि किसका इम्बाइबिशनल प्रेशर सबसे ज्यादा है और किसका इम्बाइबिशनल प्रेशर सबसे कम है। ग्राफ के द्वारा भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी बात हम आपसे और चर्चा करना चाह रहे थे, वो ये कि इम्बाइबिशन का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम पोटेंशियल प्रेशर है जो इम्बाइबेंट के द्वारा तभी डेवलप किया गया जब उन्हें हम प्योर वाटर में सबमर्ज किए हैं। क्योंकि प्रेशर तभी डेवलप हुआ, और क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आपको आ रही है वो एक तरह से ऑस्मोसिस की फेनोमेनॉन की भी है, इसलिए उसको कई जगह लॉजिकली हम टर्गर प्रेशर भी मान सकते हैं। इसलिए दिस प्रोसेस however will not develop in unconfined imbibement, क्योंकि जब तक वो डब्बे में बंद था आपका बीज,
तब तक वन कन्फाइंड इम्बाइबेंट था वो, इसलिए जब तक आप उसको पानी नहीं देंगे तब तक वो इस तरह से जर्मिनेट भी नहीं होगा। इसके अलावा एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता दूं, ये जो बीजें थी तीनों तरह की, आप चाहें तो इनको सीड कोट सहित और बिना सीड कोट भी आप इसी तरह से सेम एक्सपेरिमेंट, एक पेट्री प्लेट ले लीजिए, उसमें ढक्कन लगा लीजिए और इसमें बीजों को रख दीजिए पानी में डुबो के, इनिशियल बीज का वजन ले लीजिए और उसके बाद फिर जब फाइनल वेट लेंगे आप इसमें पानी डाल दीजिए तो आपको बीज का वजन मालूम रहेगा। पानी डालेंगे तो इसकी वजन बढ़ेगी, दोनों माइनस करेंगे तो कितना पानी इसने एब्जॉर्ब किया है। इसलिए बीज को ब्लॉटिंग पेपर से सुखो के आप वजन लीजिएगा। तो देखिए हम बीज सहित और हम ऊपर का जो सीड कोट होता है इसको कई बार हम लोग हटा भी देंगे, ऊपर का जो सीड कोट है टेस्टाटेगमेंट। तो दो तरह की कंडीशंस आएंगी। इनिशियल सीड वेट आप निकाल लीजिए ग्राम में और उसके बाद जब इम्बाइबिशन हो गए तो फाइनल निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो आप बता सकते हैं कि सीड कोट ने ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया कि बिना सीड कोट वाले बीज ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया। इस तरह से भी आप चाहें तो एब्जॉर्प्शन का इम्बाइबिशन के रेट के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई बीज आती है तो यहाँ से जब पानी इंटर करता है तो वो देखिए जिबलिक एसिड को प्रभावित करता है और जिबलिक एसिड एक तरह का सिग्नल देता है डीएनए को कि भाई आप ना अब आरएनए बनाओ, ट्रांसक्रिप्शन, और अल्फा एमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करके स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करके और वो आके आपके जो एनर्जी देते हैं जिसके कारण इपिकोटाइल या हाइपोरेटिकल या हाइपोकोटाइल जैसी चीजें यहाँ एम्ब्रियो की बननी शुरू हो जाती है। और ये जिबलिक एसिड आरएनए को भी बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को भी प्रभावित करते हैं ताकि जर्मिनेटिंग सीड्स में, इसलिए इसको हम लोग यहाँ एसिडिफिकेशन कह रहे हैं, तो जर्मिनेटिंग सीड्स में आखिर एनर्जी कहाँ से आएगा। तो ये जो स्कूटेलम जो इंडोस्पर्म रहता है वो इनको भोजन प्रदान करते हैं, तो इस तरह से सीड की जर्मिनेशन हुआ करती है। तो जब कभी भी हम कोई मॉइस्चर कंटेंट में सीड को रखते हैं तो पानी को पहले लेता है, फिर उसमें मेटाबॉलिक प्रिपरेशन जर्मिनेशन की होती है, तब जाके विजिबल जर्मिनेशन होती है। और ये लिटेंट अवस्था जो स्टेज 2 कहलाती है, पहली वाली 1 और ये लास्ट 3। ये स्लाइड इतना इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल के लिए नहीं है जितना थ्योरेटिकली आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इम्बाइबिशन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा और इम्बाइबिशन से क्या फायदा है। तो पुराने जमाने में जब डायनामाइट नहीं था तो चट्टानों को तोड़ने के लिए भी हम लोग इम्बाइबिशन को यूज करते थे। और कई बार तो मैं क्लास में मजाक भी करता हूँ कि चलो एक ढोंगी बाबा बनते हैं और उसमें हम लोग कोई गॉड गॉडेसेस के स्टैचू को जमीन में रख के और उसके नीचे चावल और गेहूं की बोरियां रख देते हैं और गांव वाले को बोलते हैं कि चलो तुम लोग अब गांव वाले इसमें जल डालेंगे तो प्रभु प्रकट होंगे। तो इस तरह की आप चाहो तो शैतानी वाले एक्सपेरिमेंट भी देख के और रूढ़िवादी लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये सब मत कीजिएगा, है ना। ये सब पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंजॉय करनी चाहिए सब्जेक्ट में भी, है ना। ओके, फिर कभी एक अच्छी टॉपिक लेके आपके साथ फिर बात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत। मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।